हेलो एवरीवन, ये है हमारा ग्रामर प्रैक्टिस सेशन 7 और हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एज वी डू ऑन डेली बेसिस। तो 10 के 10 क्वेश्चन आपको अगर चाहिए टेक्स्ट फॉर्मेट में तो हमारे व्हाट्सअप चैनल पर जाकर के मिल सकते हैं। उस व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले से ज्वाइन कर रखा है तो आपको पता ही होगा कैसे वहाँ पर क्वेश्चन एंड डेली के वर्ड मीनिंग्स भी वहाँ पर अपलोड होते हैं। चलिए अब ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट हेयर। यहाँ पर आपका पहला सवाल, बाय द टाइम वी रीच्ड देयर द मैच हैज़ स्टार्टेड। भैया बाय द टाइम के साथ सेंटेंस की शुरुआत की है। एक बहुत ही क्रूशियल कंसेप्ट है कि अगर आपने बाय द टाइम के साथ सेंटेंस शुरू किया और अगर आपने उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, तो बाद में जो सेंटेंस लिखा जाएगा ना वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। यहाँ पर ये कंसेप्ट है कि इसके अंदर ये जो हैज़ लिखा हुआ है ये हैज़ नहीं आएगा, इसकी जगह पर हैड होना चाहिए। रूल क्या है? रूल बाय द टाइम का है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बाय द टाइम के साथ रूल है कि अगर आपने इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा, मतलब मैं अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म बोल देता हूँ, अगर ये लिखा है तो आपको फिर इसके बाद आगे क्या करना पड़ेगा? आपको इसके बाद लिखना पड़ेगा आगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो हम करेक्शन कर रहे हैं सी पार्ट के अंदर। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। बाय द टाइम के रूल को ध्यान रखिएगा, बाय द टाइम के साथ ही ये चलता है, स्ट्रक्चर है फिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ही टॉक्स एज इफ ही वॉज ए मिलेनियर। वो ऐसे बात करता है जैसे कि मिलेनियर हो। एक तो मिलेनियर की स्पेलिंग ध्यान रखना भैया बहुत जरूरी है, किसी भी एग्जाम में आ सकती है। और आगे भैया यहाँ पर लिखा है एज इफ। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि। वो ऐसे बात करता है जैसे कि मिलेनियर हो। इसका मतलब मिलेनियर है नहीं, और मिलेनियर है नहीं तो इसका मतलब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो एक इमेजिनरी सेंटेंस है। और इमेजिनरी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब भैया वाज नहीं हो सकती। इमेजिनरी सेंटेंस में हमेशा वर का यूज़ किया जाता है। जब भी हम कहीं पर कोई कल्पना करते हैं, आई विश आई वर द पीएम ऑफ दिस कंट्री, वर लगाएंगे। आई के साथ हो, ही के साथ हो, शी के साथ हो। इमेजिनरी सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर ही होती है। आपने देखे होंगे आई विश या वुड दैट, इनसे सेंटेंस शुरू होते हैं, इफ से सेंटेंस शुरू होता है, तो वहाँ पर इमेजिनरी सेंटेंस अगर बनता है तो हमेशा वर का यूज़ करते हैं। मिलेनियर की स्पेलिंग फिर से बोल रहा हूँ, बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू विल नॉट बी एबल टू पास द एग्जाम। जब तक अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अनलेस, और भैया अनलेस अपने आप में एक कंडीशनल वर्ड है। पहली बात तो नेगेटिव शब्द है इसके साथ लिखे हुए सेंटेंस में, दूसरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव तो है नहीं, लेकिन एक रूल ये भी है कि अगर कहीं पर अनटिल या अनलेस लिखा होता है, अगर कहीं पर अनटिल या अनलेस लिखा है तो इसके साथ जो सेंटेंस लिखा जाएगा भाई, इस साथ लिखे हुए सेंटेंस में ना तो फ्यूचर टेंस हो सकता है, मतलब विल या शैल भी नहीं हो सकता, और यहाँ पर नोट का इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। नोट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव है तो नोट नहीं आ सकता, और विल और शैल भी नहीं आ सकता क्योंकि ये कंडीशनल वर्ड है, और कंडीशनल वर्ड अगर कहीं पर लिखे आते हैं तो वहाँ पर कंडीशन के अंदर फ्यूचर टेंस नहीं हो सकता। ये सेंटेंस यहाँ पर बचा हुआ सेंटेंस ही हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड। अगले सेंटेंस में विल और नोट लिखा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो गलती है वो फर्स्ट पार्ट में है कि यहाँ पर ए पार्ट में से विल हट जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस की कंडीशन कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं हो सकती, और अनलेस और अनटिल से कंडीशन बनती है। समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में हाँ करके बताया ना कि यस सर समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। शी इज़ गुड इन डांसिंग एंड सिंगिंग। वेरी गुड। प्रीपोजिशन का सवाल है भैया, डायरेक्ट प्रीपोजिशन का सवाल है कि अगर गुड कहीं पर लिखा है, किसी भी चीज़ में अगर कोई अच्छा है तो इन का यूज़ नहीं करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। इस तरीके के सवाल मैं लगातार अपने व्हाट्सअप चैनल पर भी पूछता रहता हूँ। अगर आप उस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन लगातार वहाँ पर देखते हैं। आप किसी चीज़ में अच्छे हैं या आप किसी चीज़ में बुरे हैं, गुड और बैड दोनों के साथ ही एट आएगा, चाहे वो कोई पढ़ाई लिखाई का सब्जेक्ट हो, चाहे वो खेल हो, डांसिंग, सिंगिंग, ईटिंग, कुकिंग, लाफिंग, कुछ भी है, अच्छे बुरे के साथ एट का यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन की एरर है पार्ट बी के अंदर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा था, मेड क्लीन्ड द हाउस क्वाइटली एंड एफिशिएंट। मेड ने हाउस साफ कर दिया क्वाइटली, शांति से। एंड अब भैया एंड तो एक जैसी चीज़ों को जोड़ता है। अगर एंड से पहले क्वाइटली लिखा हुआ है, और ये क्वाइटली आपको समझ में आ रहा होगा, ये अपने आप में एक एडवर्ब है, काम करने का तरीका बता रहा है कि उसने घर क्लीन किया है। कैसे क्लीन किया है? क्वाइटली क्लीन किया है। तो एंड के बाद भी दूसरी एडवर्ब ही होनी चाहिए। तो क्वाइटली के बाद दूसरा वर्ड क्या होना चाहिए? एफिशिएंट नहीं हो सकता, एफिशिएंटली करना पड़ेगा। क्वाइटली और एफिशिएंटली उसने घर क्लीन कर दिया है, ठीक है भैया। तो एरर हमने किया है पार्ट सी के अंदर, ठीक। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। I saw him to cross the road. I saw him to cross the road. अब देखो यहाँ पर मैं आपको 2-3 वर्ड बता रहा हूँ, see, hear, help, watch। इन 4 शब्दों को ध्यान से देख लो। है तो इसके अंदर ऑब्जर्व और नोटिस भी, लेकिन इन 4 को देख लो। इनके बाद अगर आपने कोई और वर्ब लिखी
जैसे कि यहाँ पर इसके बाद ये वर्ब लिखी है भाई, टू क्रॉस। अगर इनके बाद कोई और वर्ब लिखी, या तो वो अपने आप में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या तो वो अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ आएगा। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। फर्स्ट फॉर्म लिखा तब भी ठीक है, आईएनजी लिखा तब भी ठीक है। अगर आपने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है टू क्रॉस, तो भाई साहब ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता। तो इस सेंटेंस में से फिलहाल तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस सेंटेंस में से हम इस टू को हटा देंगे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। आई सॉ हिम क्रॉस द रोड व्हेन द लाइट वाज रेड। बात समझ में आ रही है? सी, हियर, हेल्प, वॉच, ऑब्जर्व, नोटिस। और ये खुद अपनी, ये देखो इन पर्टिकुलर वर्ब का रूल है भाई, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। ये शब्द याद करने हैं, हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऐसा आता रहेगा जो आपको याद करना है, जो आपको सीखना है। इसको ऐसा मत सोचना ये तो इस वर्ब के साथ आ गया, ऐसी एक लिस्ट बन गई है, इनको याद करो। अगली बार हेल्प हियर के साथ कुछ आएगा तो आपको याद कर लेना है, वो मतलब अपने आप ही सोल्व हो जाएगा आपका। समझ में अगर आ गया हो तो ऐसा कोई सेंटेंस मेरे को कमेंट सेक्शन में बना करके भी बताना यार, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा उस चीज़ से कि हाँ चलो मैंने एक रूल बताया है तो उसके ऊपर सेंटेंस बन रहे हैं, तो आई विल फील लाइक यस इट इज़ बेनिफिशियल। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टेशन। हर एक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए ज़्यादा एक्सपेक्ट किए बिना। बस ध्यान इतना रखना है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर वन होता है तो उसके लिए आप कभी भी हिज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वन के लिए कभी भी हिज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वन के लिए अपना खुद का शब्द है वंस। वन के लिए कभी हिमसेल्फ यूज़ नहीं हो सकते, उसके लिए अपना शब्द है वन सेल्फ। तो यहाँ पर वन मस्ट डू हिज ड्यूटी जो लिखा हुआ है भैया, हिज ड्यूटी नहीं आएगा, वंस ड्यूटी आएगा, क्योंकि वन के पास अपने खुद के शब्द हैं यूज़ करने के लिए। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। शी रिजेंबल्स विद हर मदर इन मैनी वेज। वो अपनी मदर के जैसा दिखती है। रिजेंबल का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना, हम शक्ल होना। इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं, टेक आफ्टर। अब ये आपकी वो कैब के ऊपर है कि कितना याद रख पाओगे, बट अभी के लिए इतना है कि रिजेंबल अगर कहीं पर लगाते हैं तो रिजेंबल के साथ विद नहीं लगाते हैं। ये प्रीपोजिशन का कंसेप्ट है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। रिजेंबल के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है, कुछ लिखना ही नहीं है। शी रिजेंबल्स हर मदर, विद नहीं आएगा। विद लगाना तो गलती हो जाएगी। ठीक है, कई जगह पर प्रेपोजिशन के ये कंसेप्ट भी चलते हैं कि इस शब्द के साथ तो ये प्रेपोजिशन कतई नहीं आएगी। जैसे डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी नहीं आएगा, कंप्राइज के साथ ऑफ कभी नहीं आएगा, अवेट के साथ फॉर कभी नहीं आएगा, फ्ली के साथ अवे नहीं आएगा, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आएगा। तो यहां पर रिजेंबल के साथ विद नहीं आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। एरर इज इन पार्ट बी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, हमने कई बार पढ़ लिया है। लुक फॉरवर्ड टू लिखा है भैया। लुक फॉरवर्ड टू के बाद में जो भी वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है। मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ कई बार डिस्कस कर ली है। अगर आपको लग रहा हो कि ये रिपीट हो रहा है, मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर क्वेश्चन ना लेकर के आऊँ। वैसे ला भी सकते हैं ताकि रिपीट होता रहे, और बहुत ही क्रूशियल कंसेप्ट है तो बार बार रिपीट होता रहेगा तो अच्छा ही रहेगा। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। लुक फॉरवर्ड टू के बाद जो भी वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है। और अगर आपको ये कंसेप्ट याद है तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि ऐसे और कौन से एक्सप्रेशन जो मैंने आपको बताई हैं, ऐसा एक एक्सप्रेशन तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना जिसके बाद, ऐसा एक फ्रेज तो जरूर लिखना जिसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। देखते हैं कौन कौन लिखेगा यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, रमेश इज वर्किंग हार्डली दीज डेज टू मीट द डेडलाइन। डेडलाइन को मीट करने के लिए रमेश आजकल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं रमेश भैया, बहुत ज़्यादा मेहनत करें। मेहनत करने के लिए हार्डली शब्द का यूज़ नहीं करेंगे, मेहनत करने के लिए हार्ड वर्ड का यूज़ करेंगे। रमेश इज़ वर्किंग हार्ड दीज डेज। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर काम करना। हार्डली का मतलब होता है काम नहीं करना। रमेश तो डेडलाइन को मीट करने के लिए मेहनत कर रहा होगा ना, तो हार्डली हट जाएगा, हार्ड आ जाएगा। तो एरर इज इन पार्ट बी। ठीक है भैया, हमारे 10 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने ये वीडियो अब तक देखी। जिसने भी देखी है उसका तहे दिल से शुक्रिया। और अगर आप किसी अपने पढ़ने लिखने वाले एक भी व्यक्ति के साथ इसको साझा करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी शायद अच्छा लगे, कुछ फ़ायदे का मिल जाए यार। तो अगर लग रहा हो कि इन वीडियोज़ में कुछ भी काम का है, तो अपने जैसे किसी भी कारण से इंग्लिश सीखने वाले, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले किसी एक व्यक्ति के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। यही आपकी तरफ से मेरी इस मेहनत के प्रति थोड़ी सी फीस या ट्रिब्यूट हो सकता है। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।